अरे भाई, सुना है पेटीएम ने इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रिपोर्ट करा है। बट ब्रो, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है? इसके अलावा साला ये एबिटदा, ईपीएस, पीबीटी, यील्ड और भी पता नहीं क्या क्या, ये आखिरकार होती क्या है? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि साहब हमें स्टॉक मार्केट से डर नहीं लगता, बल्कि इसकी टर्मिनोलॉजी से ज़्यादा डर लगता है। सो हाय गाइस, मैं हूं कपिल सोनती। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर आपको मिलता है इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड कंटेंट, जिसका मेन फोकस है 1 मिलियन लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवाना। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में यूज होने वाले कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में। यह वीडियो जो बिगिनर्स है स्टॉक मार्केट में, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वरना उसका हाल बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे एक कॉमर्स के स्टूडेंट का केमिस्ट्री की क्लास में होता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो पूरा का पूरा देखना है ताकि आप सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज को सीख जाओ, और इसके लिए आप स्पीड को भी चाहे बढ़ा सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्केट कैप के बारे में। तो मार्केट कैप का मतलब यह होता है कि कंपनी की वैल्यू कितनी है, यानी कि यदि हमें कंपनी को सारी की सारी पूरी कंपनी को एक साथ खरीदना है तो हमें कितने पैसे लगेंगे। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर है ना, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं कंपनी के शेयर से। फॉर एग्जाम्पल, आज के दिन रिलायंस के शेयर की प्राइस 2280 रुपये है, और यदि इसे हम उसके आउटस्टैंडिंग शेयर जो कि लगभग 676.60 करोड़ है, उससे यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 15,42,000 करोड़। यानी कि यदि हमें पूरी की पूरी रिलायंस को खरीदना है तो हमें लगेंगे 15,42,000 करोड़ रुपए। तो देखो यार, मार्केट कैप के अनुसार कंपनियां 3 प्रकार की होती है। पहली है माइक्रो और स्मॉल कंपनीज, फिर है मीडियम कंपनीज और लार्ज कंपनीज। स्मॉल कंपनीज वो होती है जिनकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ से नीचे होती है। मीडियम कंपनी वो होती है जिनकी मार्केट कैप 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में होती है। और लार्ज कैप में वो कंपनी आती है जिनकी मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज़्यादा होती है। इसलिए अब बात करते हैं स्टॉक ब्रोकर के बारे में। तो स्टॉक ब्रोकर वहाँ बंदा है जो कि स्टॉक एक्सचेंज और इन्वेस्टर के बीच का काम करता है। स्टॉक ब्रोकर के साथ आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना रहता है, जिससे कि आप सिक्योरिटीज़ को डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में रख सकते हो। एक यदि हम जीरोधा और अपस्टॉक्स के साथ में जो अकाउंट खुलवाते हैं ना, उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। पर जो जीरोधा और अपस्टॉक से है ना, अपना एक और अकाउंट खोलते हैं डीमैट अकाउंट, जो कि सीडीएसएल और एनएसडीएल के साथ में खुलता है। तो देखो यार, ये 2 अलग अलग अकाउंट है। तो यदि आप सोचते होंगे कि मान लो कि मेरा जो ब्रोकर है वो बैंकरप्ट हो गया, या फिर बर्बाद हो गया, या फिर मेरे पैसे लेके भाग गया, तो जो पैसे आपके डीमैट अकाउंट में है ना, यानी कि जिन पैसों से आपने शेयर खरीद लिए, वो पैसे तो आपके लूज होंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो सीडीएसएल के पास में जमा है। बल्कि जो पैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पड़े हैं ना, लाइक मेरे पास अपस्टॉक्स में इस समय पर कुछ 1,500 रुपये पड़े हैं, तो यदि अपस्टॉक से मार्केट छोड़कर भागता है तो बस मेरे को 1,500 रुपये का ही नुकसान होगा। तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि आप आपके अधिकतर पैसे ट्रेडिंग अकाउंट में ना रखें। आपको जितना इन्वेस्ट करना है उतने पैसे ऐड करें और उनको डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दें। चलिए अब इंट्राडे के बारे में बात करते हैं। यदि आप एक ही दिन में शेयर को खरीदते हो और उसी दिन बेच देते हो तो उसे इंट्राडे कहते हैं। और डिलीवरी ऑर्डर उसे कहते हैं कि जब आपके पास में स्टॉक डिलीवर हो जाता है। देखो, पहले टाइम लगता था कि स्टॉक को डिलीवर होने में T+1, यानी कि जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया उसके बाद में 2 दिन बाद, पर अब ये बदलकर T+1 हो गया है। यानी कि अब आपको जब आपने ट्रांजैक्शन किया उसके 1 दिन बाद आपको उसकी डिलीवरी मिल जाएगी। चलिए अब बुल और बियर मार्केट के बारे में बात करते हैं। बुल मार्केट वहाँ होता है कि जब स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होता रहता है और मतलब कि नई नई ऊंचाइयाँ छूता है। लाइक एक महीने में मार्केट 20% बढ़ गया, 5% बढ़ गया, 7% बढ़ गया, तो ये एक तरह का बुल मार्केट है। और वहीं बियर मार्केट के समय पर स्टॉक मार्केट की वैल्यू गिरने लग जाती है। लाइक अगर स्टॉक मार्केट की वैल्यू गिरने लग गई, लाइक कोरोना के टाइम पर गिरा था, तो उसको कहा जाता है कि बियर मार्केट आ गया है, यानी कि स्टॉक मार्केट में मंदी आ गई है। चलिए अब अपर सर्किट और लोअर सर्किट के बारे में बात करते हैं। यदि आप किसी कंपनी को देखोगे ना, तो उसमें कभी कभी आप देखोगे कि उसमें आप कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि कंपनी में या तो अपर सर्किट लग गया है या फिर लोअर सर्किट लग गया है। तो देखो यार, अपर सर्किट और लोअर सर्किट एक फिल्टर की तरह है। लाइक यदि हम किसी फाइल में फिल्टर लगा देते हैं कि इस चीज़ की वैल्यू अगर इतनी इंक्रीज हो गई तो ही ये अपनी फिल्टर में आना चाहिए, तो उसी प्रकार जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं ना, वो किसी स्टॉक की प्राइस अगर कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है तो फिल्टर लगा देते हैं कि अब इस पर ट्रेडिंग आज के दिन रुक जाएगी, अब इस पर ट्रेडिंग आज के दिन के बाद में चालू होगी। लाइक अभी आपने हाल फिलहाल में ही देखा होगा, अडानी की अधिकतर कंपनियां अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट के अंदर थी। तो जब भी वो अपर सर्किट लोअर सर्किट में चली गई थी ना, तब उनकी जो ट्रेडिंग थी ना वो बंद हो गई थी। चलिए अब इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। इंडेक्स एक तरह का इंडिकेटर होता है जो कि स्टॉक मार्केट को मेजर करने के लिए बनाया जाता है, और इससे हम पता करते हैं कि आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। लाइक हम बोलते हैं कि सेंसेक्स में आज उछाल आया या फिर आज सेंसेक्स गिरा, निफ्टी 50 बढ़ी, तो ये एक तरह का इंडेक्स ही है। चलिए अब बिड प्राइस के बारे में बात करते हैं। आपने ऑक्शन करते समय लोगों को बोली लगाते हुए देखा होगा,
तो उसे ही हम बिड प्राइस कहते हैं। लाइक यदि कोई स्टॉक की प्राइस है अभी 2500 और आप बिड प्राइस लगाते हो कि मेरे को ये 2480 रुपये में चाहिए, तो बस एक तरीके से आप बाय के लिए जो ऑप्शन लगा रहे हो ना, उसी को बोलते हैं बिड। और सेम इसी की तरह कंसेप्ट होता है आस्क प्राइस, जिसमें कि हम स्टॉक्स को जो बेचने के लिए जो काउंटर प्राइस करते हैं ना, उसी को आस्क प्राइस कहते हैं। लाइक आपने आस्क किया कि मुझे शेयर 2500 की जगह पर 2520 का बेचना है, तो ये आपकी आस्क प्राइस हो गई कि मतलब सेलर इतने में बेचना चाहता है। अब आपने यदि आप शेयर परचेस करते होंगे तो आपने देखा होगा कि उसमें मार्केट ऑर्डर लिखा होता है। तो मार्केट ऑर्डर यानी कि जो शेयर जिस कीमत पर अभी चल रहा है ना, उसी प्राइस पर आपको खरीदना है। इसके अलावा एक लिमिट ऑर्डर होता है जिसमें कि आप आपकी मनचाही प्राइस लगा देते हो। लाइक लिमिट ऑर्डर में मैं सेट कर देता हूँ, लाइक मान लो रिलायंस के शेयर की प्राइस अभी 2280 है, पर मैं चाहता हूँ कि मुझे रिलायंस का शेयर 2260 में मिलना चाहिए। तो मैं सीधी सी बात है लिमिट ऑर्डर में जाऊँगा और वहाँ पर लिख दूंगा 2260, और जैसे ही शेयर की प्राइस 2260 आएगी, वैसे ही मेरा ब्रोकर है ना, वो उस शेयर को खरीद लेगा। जब से अडानी इंटरप्राइजेस का एफपीओ फेल हुआ है, उसके बाद में आपने एफपीओ के बहुत ही सुना होगा, पर आप में से बहुत सारों को पता नहीं होगा कि एफपीओ क्या होता है। तो एफपीओ यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जब हम पहली बार के बाद में जितनी भी बार पब्लिक से पैसा लेते हैं, उसी को कहा जाता है एफपीओ। और जब हम पब्लिक से पहली बार पैसा लेते हैं तो उसको आईपीओ कहा जाता है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब आप में से बहुत सारों ने फ्यूचर्स, ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स के बारे में भी सुना होगा, तो चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। फ्यूचर्स यानी कि वो ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि आज नहीं कोई फ्यूचर डेट में एग्जीक्यूट होंगे, और ऑप्शंस वो होते हैं कि जिनके आपके पास में ऑप्शन होता है कि या तो आप खरीद सकते हो या फिर नहीं, यानी कि आपके हाथ में एक ऑप्शन है कि आपका मन है तो करोगे, आपका मन नहीं है तो नहीं करोगे, बट यहाँ पर पेनल्टी लगती है। इसके अलावा होते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स यानी कि जो किसी और चीज़ से अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं। चलिए मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लाइक यदि आप आपके स्कूल से कभी भी हाफ डे में छुट्टी लेकर गए होंगे, तो आपको पता है कि आपको उसके लिए प्रिंसिपल का सिग्नेचर वगैरह चाहिए। तो जैसे ही आप गार्ड के पास में जाओगे, तो वो जो प्रिंसिपल मैडम का सिग्नेचर होता है ना, उसकी वैल्यू होती है। तो मतलब कि एक तरीके से यहाँ पर उस सिग्नेचर जो है ना, वही डिराइव वैल्यू रख रहा है। और उसी प्रकार डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि किसी और से अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं। अब बहुत सारे लोग सीएमपी, एलटीपी आदि शब्दों का भी यूज करते हैं। तो सीएमपी का मतलब होता है करेंट मार्केट प्राइस, और एलटीपी का मतलब होता है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। इसके अलावा बीटीएसटी, स्टॉप लॉस आदि चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो बीटीएसटी का मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो, और स्टॉप लॉस यानी कि जब आप किसी शेयर पर स्टॉप लॉस लगा देते हो तो आपको उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। मान लीजिए एक कंपनी के शेयर की प्राइस है 100, पर आपको लगता है कि फ्यूचर में कभी भी ये शेयर गिर सकता है, और आप एक कंजर्वेटिव पर्सन हो, और आपने सोचा कि यार मैं 20 रुपये अगर गिर भी गए तो मैं बियर कर सकता हूँ, पर अगर 20 से भी नीचे गिरा तो मैं बियर नहीं कर पाऊंगा। तो आप 80 रुपये पर स्टॉप लॉस लगा देते हो। तो जैसे ही अगर शेयर की प्राइस 80 से नीचे गिरती है, वैसे ही आपका जो ब्रोकर अकाउंट है ना, वो उस शेयर को बेच देगा। तो देखो यार, यदि आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो ना, तो स्टॉप लॉस बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए, जो कि आपको कम लॉस होने देगा। चलिए अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। तो देखिए यार, जब भी कोई कंपनी सेल्स करती है, उसमें से अगर हम ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर देते हैं और उसी के साथ में डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। मान लीजिए आपकी एक कंपनी है जो कि बोतलें बनाती है, ठीक है, नॉर्मली बोतलें। आप एक बोतल को बेचते हो 15 रुपये में। अब बोतल में दो चीज़ें होती है, एक तो प्लास्टिक और उसके साथ में पानी। तो मान लो आपकी प्लास्टिक और पानी दोनों की कीमत होती है 5 रुपये, और जो आप प्लांट एंड मशीनरी लगाए है उस पर मान लो पर यूनिट डेप्रिसिएशन आता है 2 रुपये। तो मान लो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 7 रुपये हो गई। तो 15 में से अगर हम 7 रुपये हटाएंगे तो मतलब कि हमारी 8 रुपये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और इसी को हम ईबीआईटी यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स भी कहते हैं। और इसके अलावा एक और कंसेप्ट होता है एबिटडा, आपने ये बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो यदि हम जो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, इसमें यदि हम डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों एक नॉन कैश एक्सपेंसेस होती है, तो आ जाता है हमारा एबिटडा, जो कि कंपनी की सही छवि बताने की काम करता है और बताता है कि आखिरकार कंपनी के पास में कितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है, या फिर कंपनी मतलब बर्बादी कर रही है के पैसे। और देखो यार, एक बात याद रखना, जितना ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके अलावा आपने ईबीटी और पीबीटी सुना होगा, तो ये दोनों एक ही चीज़ है, पीबीटी यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके अलावा आपने पी रेशो भी सुना होगा, पी रेशो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशो, जिसमें कंपनी के शेयर की प्राइस को कंपनी की अर्निंग पर शेयर से डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल रिलायंस का पी है 25.22, तो इसको निकालने के लिए हम जो कंपनी का प्राइस पर शेयर है वो है अभी 2300 रुपये के आसपास, और यदि इसको हम अर्निंग पर शेयर जो कि रिलायंस की 94 है उससे डिवाइड करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। और ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम जितने भी अर्निंग से है ना कंपनी को, उसको यदि हम जितने भी कंपनी के शेयर से उससे डिवाइड कर देते हैं तो हमको अर्निंग पर शेयर मिल जाती है।
लाइक रिलायंस का ही केस लेते हैं जिसमें रिलायंस की अर्निंग्स है 63,606 करोड़ और उसको यदि हम 676.60 करोड़ से डिवाइड करते हैं जो कि कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर है तो रिलायंस की ईपीएस आता है 94 रुपीज के आसपास। अब आप में से आरओई और आरओसी के बारे में भी बहुत सुना होगा। तो आरओई होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि जो भी शेयर होल्डर्स ने फंड लगाया है उस पर कंपनी को कितना ज्यादा रिटर्न मिला है और ये जितना ज्यादा होता है ना उतना कंपनी के लिए अच्छा होता है। रिलायंस के केस में यहाँ 8.64 है जो कि थोड़ा सा कम है। और आरओसीई यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसको निकालने के लिए हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं इक्विटी प्लस डेट से। देखो आरओई और आरओसी आपको थोड़ा थोड़ा एक जैसा कंसेप्ट लगता होगा, पर आरओई में हम सिर्फ इक्विटी को प्रेफरेंस देते हैं, वहीं आरओसीई में हम इक्विटी और डेट दोनों को प्रेफरेंस देते हैं। और रिलायंस के केस में उसका आरओसीई है 8.43 जो कि थोड़ा कम है, क्योंकि यदि आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें देखिए कि 12-15% के आसपास तो आरओसीई होना ही चाहिए। चलिए अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। तो नेट प्रॉफिट उसको कहा जाता है यानी कि पूरी की पूरी दुनिया को आपने सारे के सारे पैसे बांट दिए, मतलब जिसको आपको पैसे देने हैं सारी की सारी एक्सपेंसेस के पैसे दे दिए और उसके बाद में जो पैसा बचता है उसको कहा जाता है नेट प्रॉफिट, यानी कि यही रियल इनकम होती है एक बिजनेस की। चलिए अब डिविडेंड के बारे में बात करते हैं। डिविडेंड यानी कि जब कंपनी को प्रॉफिट होता है ना तो कंपनी उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास में रिजर्व रख लेती है और कुछ पैसा वो अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है, ताकि उनको ऐसा नहीं लगे कि बस उनसे पैसे ले लिए और उनको कुछ बदले में मिल नहीं रहा है। तो जो पैसा शेयर होल्डर्स को दिया जाता है ना उसी को डिविडेंड कहा जाता है। देखो दो प्रकार के डिविडेंड होते हैं, एक ईयरली डिविडेंड और एक इंटरिम डिविडेंड। ईयरली में हमें हर साल डिविडेंड मिलता है और एक इंटरिम डिविडेंड होता है जो कि साल के बीच में कभी भी मिल सकता है। और जितना हमको एक शेयर पर जितना डिविडेंड मिलता है उसको हम डीपीएस कहा जाता है, यानी कि डिविडेंड पर शेयर। और वेदांता जो कि सबसे ज्यादा डिविडेंड बांटती है इंडिया में, इसका फाइनेंशियल ईयर 2022 का डीपीएस था 45 रुपीज, यानी कि इसने एक शेयर पर 45 रुपए का डिविडेंड बांटा था। चलिए अब बोनस, स्प्लिट और बायबैक के बारे में बात कर लेते हैं। बोनस यानी कि आपको यदि आपके घर में कोई सैलरी पर्सन होगा तो उसको पता है कि उसको बोनस के रूप में सैलरी मिल जाती है एक महीने की एक्स्ट्रा। ठीक उसी प्रकार यदि आपके पास में कोई कंपनी की शेयर है तो आपको उन शेयर के ऊपर बोनस मिल जाएगा। और मान लो कंपनी कहती है कि जिस बंदे के पास में 5 शेयर है उसको हम एक बोनस शेयर देंगे, तो मान लो आपके पास में 50 शेयर है तो आपको 10 शेयर एज अ बोनस बिल्कुल फ्रीली मिल जाएंगे। इसके अलावा स्प्लिट शेयर यानी कि आपने देखा होगा कि कोई चीज़ बहुत बड़ी होती है तो हम उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, उसी प्रकार होता है स्प्लिट शेयर, यानी कि इसमें जो एक शेयर होता है ना उसके कई टुकड़े कर देते हैं। और इसका एक रिसेंट एग्जाम्पल है आईआरसीटीसी का शेयर जो कि 4,200 4,500 के आसपास था और फिर उसको स्प्लिट कर दिया और आज के समय में उसकी प्राइस 600 से 800 के आसपास चल रही है। यानी कि आईआरसीटीसी के जिसके पास में भी एक शेयर था ना उसको एक शेयर के बदले में 4 छोटे छोटे शेयर दे दिए। तो देखो यार इसमें वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, लाइक अभी भी उतने के उतने ही शेयर, बस यहाँ पर शेयर्स के नंबर बढ़ गए हैं। और बाईबैक के समय में कंपनी यानी कि जो शेयर है ना कंपनी उनको वापस खरीद लेती है और जो कंपनी बाईबैक कर रही है ना उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इससे अल्टीमेटली कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर है ना वो इंक्रीज होगा। अब मैं आपको याद दिला दूं, जब हमने अर्निंग पर शेयर देखा था तो उसमें देखा था कि अर्निंग को हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं। तो अगर किसी कंपनी के शेयर्स कम हो जाएंगे मार्केट में तो उसका ईपीएस अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। सो गाइस मेरा मन बहुत सारे टर्मिनोलॉजी को इंक्लूड करने का था, बट मेरे हिसाब से फिर आपसे ज़्यादा सहन नहीं होगा और आप उल्टी कर दोगे, तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँगा। तो ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही आप कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। सो गाइस बाय बाय।